आ जाएंगे सभी साथी क्लास में। सभी सम्मानित साथियों का स्वागत है आपके अपने परिवार एफएम गोल्ड पर। साथियों, हम लोग विचारधाराओं के चैप्टर पर चल रहे हैं और विचारधाराओं में भी हम लोग उदारवादी विचारधारा देख रहे हैं और उदारवादी विचारधारा में हम लोग नकारात्मक उदारवाद तक पहुंच चुके हैं। कहाँ तक पहुंच चुके भैया? नकारात्मक उदारवाद तक हम लोग पहुंच चुके हैं। बात क्लियर है यहाँ तक? और नकारात्मक उदारवाद के हम लोगों ने प्रकारों में देखा, राजनीतिक नकारात्मक उदारवाद, आर्थिक नकारात्मक उदारवाद, इन सब पर चर्चा हो चुकी है। हम लोगों ने साथियों लास्ट में देखा था कि भाई ये जो उदारवाद था, ये जो नकारात्मक उदारवाद था, इस नकारात्मक उदारवाद ने क्या कर दिया? नकारात्मक उदारवाद ने समाज में विषमता स्थापित कर दी। नकारात्मक उदारवाद ने क्या कर दिया? समाज में विषमताएं उत्पन्न कर दी और विषमताएं ऐसी उत्पन्न करी साथियों कि समाज में वर्ग विभाजन हो गया कि एक अमीर वर्ग बन गया, एक गरीब वर्ग बन गया। जो पूंजीपति वर्ग था, जो अमीर वर्ग था, वो गरीब वर्गों का शोषण करने लगा और अमीर के और गरीब के बीच की जो खाई थी बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। मैंने आपको बताया था कि ये जो उदारवाद है, ये जो नकारात्मक उदारवाद है, नकारात्मक उदारवाद या फिर साथियों व्यक्तिवाद जो है वो 16वीं शताब्दी से लेकर 19वीं शताब्दी तक विद्यमान रहा। आपको क्लियर है? 19वीं शताब्दी में जाकर के नकारात्मक उदारवाद के विरोध में क्या हुआ? इसी नकारात्मक उदारवाद के विरोध में साथियों मार्क्सवाद का उदय हुआ। मार्क्सवाद का उदय हुआ, है ना? और मार्क्सवाद का जैसे ही उदय हुआ, आप जानते कि ये जो उदारवादी विचारधारा है ये परिवर्तनशील विचारधारा है। समय और परिस्थिति के अनुसार ये अपने आप में परिवर्तन कर लेती है। जैसे ही मार्क्सवाद के नाम देखा भैया, मार्क्सवाद आ रहा है कि हमारे जितने भी पूंजीपति हैं सबको एक एक करके नष्ट कर देगा मार्क्सवाद, सबको एक एक करके नष्ट कर देगा मार्क्सवाद। भाई मार्क्सवाद तो कहता ही है कि विश्व के मजदूरों एक हो जाओ और एक होकर के क्या कर दो, इन पूंजीपतियों के विरुद्ध तत्काल क्रांति के माध्यम से समाजवाद की स्थापना की जाए और एकजुट होकर के एक क्या किया दिया, एक ऐसी सरकार का गठन किया जाए जो जितने भी ये बचे हुए पूंजीपति हैं इन सबको नष्ट कर दे। उसे हम लोग सर्वहारा वर्ग का अधिनायक तंत्र के नाम से जानते हैं। तो जैसे ही इसने देखा कि भैया मार्क्सवाद की उत्पत्ति हो गई है, तो वैसे ही इस नकारात्मक उदारवाद ने अपने आप में परिवर्तन कर लिया और परिवर्तन का जो रूप देखने को मिला साथी, वो सकारात्मक उदारवाद के रूप में देखने को मिला। सकारात्मक उदारवाद की उत्पत्ति हुई साथियों कब? 20वीं शताब्दी में। तो जैसे ही सकारात्मक उदारवाद की उत्पत्ति हुई, सकारात्मक उदारवाद का मतलब है कि जो राज्य है, राज्य आवश्यक कार्यों के साथ साथ क्या करेगा? कुछ लोक कल्याणकारी कार्य भी करेगा, लोक कल्याण से संबंधित कार्य भी करेगा। बात क्लियर है यहाँ तक? चलिए, तो हम बात करते हैं सकारात्मक उदारवाद की। टॉपिक डालिए साथियों आप लोग, सकारात्मक उदारवाद। हम लोगों ने लिखवाया था आपको, ठीक? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सकारात्मक उदारवाद, सकारात्मक उदारवाद। तो ये जो सकारात्मक उदारवाद है, सकारात्मक उदारवाद क्या है साथियों? सकारात्मक उदारवाद जो है वो नकारात्मक उदारवाद में ही एक प्रकार का संशोधन है। क्यों संशोधन हुआ? क्योंकि नकारात्मक उदारवाद ने मार्क्सवाद से बचने के लिए अपने आप में परिवर्तन कर लिया था। तो मार्क्सवाद से बचने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए नकारात्मक उदारवाद ने अपने आप में परिवर्तन कर लिया और सकारात्मक स्वरूप देखने को मिला उदारवाद का। बात क्लियर है? ये जो नकारात्मक उदारवाद था, नकारात्मक उदारवाद में व्यक्ति को क्या माना गया था साथियों? व्यक्ति को एक आर्थिक प्राणी माना गया था। व्यक्ति को एक आर्थिक प्राणी माना गया था और राज्य को एक आवश्यक बुराई माना गया था। राज्य को एक आवश्यक बुराई माना गया था कि व्यक्ति केवल आवश्यक कार्य ही करेगा, सुरक्षा, शांति व्यवस्था और न्याय से संबंधित ही कार्य करेगा। राज्य आपका सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्र में कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा। अर्थात सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्र में राज्य हस्तक्षेप की नीति अपनाएगा। इसलिए ये जो नकारात्मक उदारवादी थे, ये कहते हैं कि राज्य एक आवश्यक बुराई है और व्यक्ति को इन्होंने एक आर्थिक प्राणी के रूप में माना। इसलिए तो मैंने आपको बताया कि ये जो नकारात्मक उदारवाद था, ये अपनी चरम पर पहुंच गया था। इसका हमें
एक प्रकार से कहा जाए तो इसका हमें विषमता देखने को मिली, समाज में इसने विषमता उत्पन्न कर दी। तो नकारात्मक उदारवाद ने व्यक्ति को एक आर्थिक प्राणी माना, और साथियों इन नकारात्मक उदारवादी कहते हैं कि भैया राज्य क्या है, राज्य एक आवश्यक बुराई है, अर्थात राज्य केवल आवश्यक कार्य करेगा और राज्य सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्र में हस्तक्षेप की नीति अपनाएगा। वहीं जो अपने सकारात्मक उदारवादी हैं, सकारात्मक उदारवादी व्यक्ति को एक क्या मानते हैं, व्यक्ति को एक सामाजिक प्राणी के रूप में मानते हैं। सकारात्मक उदारवादी व्यक्ति को एक सामाजिक प्राणी के रूप में मानते हैं। बात आगे समझ में। तो सकारात्मक उदारवादी जो हैं वो व्यक्ति को क्या मानते हैं, एक सामाजिक प्राणी के रूप में मानते हैं। और सकारात्मक उदारवादी कहते हैं कि राज्य क्या है, राज्य एक सकारात्मक भलाई है या फिर आवश्यक भलाई है, कि राज्य आवश्यक कार्य तो करेगा ही करेगा और साथ ही राज्य लोक कल्याण से संबंधित भी कार्य करेगा। ये जो सकारात्मक उदारवादी हैं इनका मानना है कि राज्य केवल आवश्यक कार्यों तक ही सीमित नहीं रहेगा, राज्य केवल आवश्यक कार्यों तक ही सीमित नहीं रहेगा, बल्कि राज्य क्या करेगा, बल्कि राज्य सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्र में हस्तक्षेप की नीति अपनाएगा, हस्तक्षेप करेगा और लोक कल्याण से संबंधित भी कार्य करेगा और कुछ जन कल्याण से संबंधित भी कार्य करेगा। ये जो नकारात्मक उदारवादी से नकारात्मक उदारवाद से सकारात्मक उदारवाद में को लाने में, यानी कि नकारात्मक उदारवाद से सकारात्मक उदारवाद को लाने में जे.एस. मिल का बहुत बड़ा योगदान माना जाता है। किनका? जे.एस. मिल यानी जॉन स्टुअर्ट मिल का क्या माना जाता है, बहुत बड़ा योगदान माना जाता है। ये जो सकारात्मक उदारवाद है साथियों, सकारात्मक उदारवाद भी दो प्रकार का होता है, एक होता है राजनीतिक सकारात्मक उदारवाद, एक होता है आर्थिक सकारात्मक उदारवाद। ठीक, इतना लिखें, उसके बाद हम लोग देखते हैं। क्लियर भैया? चलिए इसमें देखें कि ये जो सकारात्मक उदारवाद है, लिखिए यहाँ पर लिखें सकारात्मक उदारवाद क्या है, कि जो सकारात्मक उदारवाद है, सकारात्मक उदारवाद नकारात्मक उदारवाद में क्या है भाई, नकारात्मक उदारवाद में संशोधन है, संशोधन है। तो और कुछ नहीं है, नकारात्मक उदारवाद का ही क्या है, ये संशोधित रूप है ना। आगे लिखिए, नकारात्मक उदारवाद ने अपने आप को मार्क्सवाद से बचाने के लिए, अपने आप को मार्क्सवाद से बचाने के लिए अपने आप में परिवर्तन कर लिया। परिवर्तन कर लिया था। ठीक है भाई, इतनी बात ध्यान रखेंगे कि नकारात्मक उदारवाद क्या है, मार्क्सवाद से बचने के लिए ना इसने अपने आप में ही परिवर्तन कर लिया था। जहाँ नकारात्मक उदारवाद क्या होता है, व्यक्ति को एक आर्थिक प्राणी के रूप में मानता है। लिखिए, जहाँ नकारात्मक उदारवाद व्यक्ति को एक आर्थिक प्राणी के रूप में मानता है और राज्य को एक आवश्यक
बुराई मानता है, राज्य को एक आवश्यक बुराई मानता है। वहीं सकारात्मक उदारवाद वहीं सकारात्मक उदारवाद वहीं सकारात्मक उदारवाद व्यक्ति को, साथियों गर्मी बहुत है भाई आज, व्यक्ति को सामाजिक प्राणी मानता है और सामाजिक प्राणी मानता है और राज्य को एक सकारात्मक भलाई के रूप में मानता है। तो जो सकारात्मक उदारवाद है व्यक्ति को सामाजिक प्राणी मानता है और राज्य को क्या मानता है, राज्य को एक सकारात्मक भलाई के रूप में मानता है। सकारात्मक उदारवाद का मानना है कि राज्य, लिखिए सकारात्मक उदारवाद का मानना है कि राज्य केवल आवश्यक कारणों तक सीमित ना रहे, राज्य केवल आवश्यक कारणों तक सीमित न रहे बल्कि राज्य सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्र में हस्तक्षेप के साथ साथ कुछ जन कल्याण के कार्य भी करे। तो राज्य क्या करे, सकारात्मक उदारवादी कहते हैं कि भैया जो राज्य है, राज्य केवल आवश्यक कारणों तक सीमित न रहे बल्कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्र में हस्तक्षेप करे और जन कल्याण के कार्यों में भी कुछ कार्य करे। बात क्लियर है भैया। नकारात्मक उदारवाद से सकारात्मक उदारवाद लाने में जे.एस. मिल का महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है। लिखिए नकारात्मक उदारवाद से सकारात्मक उदारवाद लाने में जे.एस. मिल का महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है। यहाँ तक क्लियर है बात, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आप लोगों को।
है ना। मैंने आपको बताया कि भाई ये जो सकारात्मक उदारवाद है, सकारात्मक उदारवाद नकारात्मक उदारवाद में क्या है, संशोधन है। यानी कि नकारात्मक उदारवाद ने अपने आप को मार्क्सवाद से बचाने के लिए क्या कर लिया, अपना रूप परिवर्तित कर लिया और सकारात्मक उदारवाद के रूप में परिवर्तित हो गया। जहाँ जो नकारात्मक उदारवाद होता है, नकारात्मक उदारवाद व्यक्ति को एक आर्थिक प्राणी के रूप में मानता है और राज्य को एक आवश्यक बुराई के रूप में मानता है। तो जब आवश्यक बुराई के रूप में मानता है कि राज्य क्या है, सुरक्षा, शांति व्यवस्था और न्याय के कार्य करेगा, राज्य सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्र में हस्तक्षेप नहीं करेगा, अर्थात हस्तक्षेप की नीति अपनाएगा। यदि राज्य का ये नकारात्मक उदारवादी मानते हैं कि यदि राज्य का हस्तक्षेप बढ़ेगा व्यक्ति की स्वतंत्रता में, तो भाई क्या होगा, तो स्वतंत्रता उसकी बाधित होगी व्यक्ति की। नकारात्मक उदारवादी साथियों व्यक्ति की स्वतंत्रता को प्राथमिक मानते हैं। वो लोग व्यक्ति की स्वतंत्रता उनके लिए प्राथमिक है, व्यक्ति की स्वतंत्रता बाधित नहीं होनी चाहिए। इसलिए उन्होंने राज्य को एक आवश्यक बुराई कहा। राज्य आवश्यक भी है और बुराई भी है। तो राज्य सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्र में हस्तक्षेप नहीं करेगा भाई साहब। वही जो हमारे सकारात्मक उदारवादी हैं, सकारात्मक उदारवादियों ने व्यक्ति को क्या माना, व्यक्ति को एक सामाजिक प्राणी के रूप में माना, और राज्य को क्या माना, राज्य को एक सकारात्मक भलाई या आवश्यक भलाई के रूप में मानता है। तो राज्य आवश्यक कार्यों के साथ साथ भलाई के कार्य यानी कि साथियों लोक कल्याण से संबंधित भी कार्य करेगा, ये मानते हैं। सकारात्मक उदारवादियों को मानना है कि राज्य केवल आवश्यक कार्य तक ही सीमित न रहे, बल्कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्र में हस्तक्षेप करके साथियों लोक कल्याण के कार्य को भी वह करेगा। नकारात्मक उदारवाद से सकारात्मक उदारवाद लाने में किसका योगदान माना जाता है, तो भैया जे.एस. मिल का महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है। बात क्लियर है। सकारात्मक और नकारात्मक का अंतर समझ जाएंगे। सकारात्मक का सीधे सीधे मतलब भैया जन कल्याण के कार्य भी करेगा राज्य, और ये आवश्यक कार्यों के साथ साथ सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्र में हस्तक्षेप भी करेगा और भैया जन कल्याण के कार्य करेगा। ऐसा नहीं है कि आप केवल व्यक्ति को ही स्वतंत्र बना देंगे। यदि व्यक्ति को आप प्राथमिक बना देंगे तो कहीं ना कहीं पूंजीवादी जो व्यवस्था है, जो नकारात्मक उदारवादी हैं, अगर वो व्यक्ति को पूरी तरीके से स्वतंत्रता दे देंगे तो अमीर और गरीब के बीच की खाई क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अमीर अमीर बनता चला जाएगा और गरीब साथियों गरीब बनता चला जाएगा। बात क्लियर है यहाँ तक? हाँ भाई सोनू, बात ठीक है। अरे रविंदर, आवाज़ आ रही है ना पीछे तक? क्यों साथियों, मेरे क्या होता है कि हमारे साथ 4-6 वो बच्चे हैं जो अपनी तैयारी कर रहे हैं, तो वो भी बैठे होते हैं पीछे, तो वो भी सुनते रहते हैं अपना लेक्चर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अपना रिकॉर्ड करते रहते हैं, उतारते रहते हैं साथ के साथ, ठीक है। अब आप देख रहे होंगे हालत कितनी हो रही है कि गर्मी में हालत ख़राब है, पसीना में भीग रहे हैं हम। ये तो है साथियों, ये तो है। चलिए, एक ना एक दिन अपनी मेहनत भी सफल होगी साथियों, ध्यान रखिएगा आप लोग यदि लगे रहे तो। इतनी बात क्लियर है। सकारात्मक उदारवाद कितने प्रकार का होता है? सकारात्मक उदारवाद 2 प्रकार का होता है। लिखिए, सकारात्मक उदारवाद क्या होता है? 2 प्रकार का होता है। एक होता है राजनीतिक सकारात्मक उदारवाद, एक होता है भैया राजनीतिक सकारात्मक उदारवाद। ठीक, राजनीतिक सकारात्मक उदारवाद, इसको लाने में महत्वपूर्ण जो योगदान माना जाता है वो जे.एस. मिल का माना जाता है। किसका माना जाता है मेरे साथी? जे.एस. मिल का माना जाता है। जे.एस. मिल का क्या है? महत्वपूर्ण योगदान है, महत्वपूर्ण योगदान इनका माना जाता है। ठीक है भैया, लाने में। यदि इसके जनक की बात करी जाए, देखिए सकारात्मक उदारवादी हैं जे.एस. मिल, लाने में योगदान है, लेकिन इन्हें सकारात्मक उदारवाद का जनक नहीं कहा जाता है जे.एस. मिल को। बात समझिएगा क्यों नहीं कहा जाता है, वो अभी मैं आपसे बताऊंगा। अगले हैं अपने टी.एच. ग्रीन। तो जो टी.एच. ग्रीन है अपने, टी.एच. ग्रीन जो है, टी.एच. ग्रीन को सकारात्मक उदारवाद का जनक माना जाता है। इनको क्या कहा जाता है? इनको जनक कहा जाता है। ठीक है। वहीं आर्थिक सकारात्मक उदारवाद की बात करें
यदि हम आर्थिक सकारात्मक उदारवाद की बात करें तो साथियों इसके जो जनक कहलाते हैं जे एम किन्स। कौन है भैया? जे एम किन्स। जे एम किन्स क्या है? इसके जनक हैं। क्या है मेरे साथी? जे एम किन्स इसके जनक के रूप में जाने जाते हैं। इसके जो समर्थक हैं जैसे एक हैं जे के गैलव्रिथ। क्या है? जे के गैलव्रिथ हैं एक। उनकी एक पुस्तक है इंडस्ट्रियल स्टेट। उन्होंने उस पुस्तक को मिश्रित अर्थव्यवस्था का समर्थन किया है। जे के गैलव्रिथ। तो गैलव्रिथ लिख लीजिए, खाली आ जाएगा आपको समझ में। गैलव्रिथ। तो जो गैलव्रिथ हैं वो भी क्या माने जाते हैं? इसके समर्थक माने जाते हैं आर्थिक सकारात्मक उदारवाद के। इनकी एक पुस्तक है इंडस्ट्रियल स्टेट। इंडस्ट्रियल स्टेट। इंडस्ट्रियल स्टेट इनकी क्या है? ये बुक है भाई साहब। इनकी क्या है? ये बुक है। कौन सी? इंडस्ट्रियल स्टेट इनकी बुक है। इसी पुस्तक में इन्होंने मिश्रित अर्थव्यवस्था का समर्थन किया। मिश्रित अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था। ठीक है भाई। मिश्रित अर्थव्यवस्था आप जानते हैं कि जहाँ पर उत्पादन के साधनों पर प्राइवेट का भी नियंत्रण हो और भैया सरकार का भी नियंत्रण हो, उसी व्यवस्था को हम क्या बोलते हैं? मिश्रित अर्थव्यवस्था बोलते हैं। जैसे यदि किसी व्यवस्था पर किसी केवल उत्पादन के साधनों पर केवल किसी निजी कंपनी का या निजी व्यक्ति का यदि उस पर नियंत्रण होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? पूंजीवादी व्यवस्था बोलते हैं। लेकिन यदि है ना, समझ में आ रहे हैं यहाँ तक? लेकिन मैंने आपको बताया कि भैया जहाँ पर उत्पादन के साधनों पर क्या होता है, जहाँ पर उत्पादन के साधनों पर यानी कि निजी व्यक्ति का भी क्या होता है? नियंत्रण होता है और सरकार का भी क्या होता है? नियंत्रण होता है। ऐसी व्यवस्था को हम मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। और जहाँ मैंने आपको बताया कि जहाँ पर केवल निजी व्यक्ति का ही उत्पादन के साधनों पर नियंत्रण होता है उसको हम लोग पूंजीवादी व्यवस्था कहते हैं। लेकिन जहाँ पर सरकार का नियंत्रण होता है उत्पादन के सभी साधनों पर उसको हम लोग समाजवादी व्यवस्था बोलते हैं। बात क्लियर समझ में आ गई? चलिए बहुत बढ़िया। तो सकारात्मक उदारवाद के मैंने आपको दो प्रकार बताए कि भैया एक होता है राजनीतिक सकारात्मक उदारवाद, एक होता है आर्थिक सकारात्मक उदारवाद। राजनीतिक सकारात्मक उदारवाद के जनक कौन है? तो टी.एच. ग्रीन माने जाते हैं। इसको लाने में महत्वपूर्ण योगदान किसका है? तो जे.एस. मिल का है। जे.एस. मिल को सकारात्मक उदारवादियों की श्रेणी में तो रखा गया लेकिन इनको जनक ये नहीं कहलाए। बात क्लियर? तो टी.एच. ग्रीन कहते, टी.एच. ग्रीन ने भैया, टी.एच. ग्रीन को इनका जनक कहा जाता है। क्यों कहा जाता है आगे आगे अभी बताएंगे। जे एम किन्स को इसका जनक कहा जाता है आर्थिक सकारात्मक उदारवाद के। इसके जो समर्थक हैं वो कौन है? गैलव्रिथ हैं। कौन है? गैलव्रिथ। गैलव्रिथ की एक पुस्तक है इंडस्ट्रियल स्टेट। इसी पुस्तक में इन्होंने मिश्रित अर्थव्यवस्था का क्या किया है? समर्थन किया है। जे.एस. मिल की क्या पुस्तक है? जे.एस. मिल की पुस्तक है प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी। प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी। इसी पुस्तक में उन्होंने क्या किया है? सकारात्मक उदारवाद से संबंधित बातें बताई हैं। ठीक है भाई, इतना लिखें आप लोग, मैं उसके बाद इसका रफ करता हूँ। चलिए
ठीक भाई। बात करते हैं जेएस मिल की साथियों। तो जेएस मिल की एक पुस्तक है प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी। इसी पुस्तक में इन्होंने इससे संबंधित विचार प्रस्तुत किए हैं। जेएस मिल मानते हैं साथियों, जेएस मिल कहते हैं कि समाज में क्या है, समाज में विषमता जो है स्वाभाविक है। समाज में विषमता स्वाभाविक है। क्यों स्वाभाविक है? वो कहते हैं कि सभी व्यक्ति समान आधार पर जन्म नहीं लेते हैं, समानता के आधार पर जन्म नहीं लेते हैं। कोई व्यक्ति अमीर घर में पैदा होता है तो कोई भाई साहब गरीब घर में पैदा होता है, कोई अंबानी के घर में पैदा होता है, कोई सुखदेव के घर में पैदा होता है, कोई राम भरोसे घर में पैदा होता है तो कोई अडानी घर में पैदा होता है ना। तो उन्होंने बताया कि भाई समाज में विषमता क्या है, स्वाभाविक है। क्यों स्वाभाविक है? क्योंकि सभी व्यक्ति क्या है, सभी व्यक्ति समानता के आधार पर जन्म नहीं लेते। कोई अमीर घर में पैदा होता है तो कोई गरीब घर में पैदा होता है। राज्य को क्या करना चाहिए ऐसी स्थिति में? राज्य को सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र में हस्तक्षेप करके इस विषमता को मिटाना चाहिए। लेकिन साथियों जेएस मिल ने राजनीतिक क्षेत्र में राज्य के हस्तक्षेप की नीति का समर्थन किया है। बात सुनिए मेरे ध्यान से कि जो जेएस मिल ने बताया कि भैया विषमता स्वाभाविक है। कोई व्यक्ति अमीर घर में पैदा होता है, कोई गरीब घर में पैदा होता है, समानता के आधार पर जन्म नहीं लेती। तो ऐसी स्थिति में राज्य को सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र में, ध्यान रखिएगा, सामाजिक क्षेत्र में और आर्थिक क्षेत्र में हस्तक्षेप करना चाहिए और इस विषमता को दूर करना चाहिए। लेकिन जेएस मिल ने राजनीतिक क्षेत्र में राज्य के हस्तक्षेप की नीति का समर्थन किया कि राज्य राजनीतिक क्षेत्र में हस्तक्षेप नहीं करेगा भाई। इसी कारण से साथियों, अब सुनिएगा उस सवाल का जवाब कि इसी कारण से जेएस मिल को सकारात्मक उदारवादियों की श्रेणी में तो रखा गया। जेएस मिल को सकारात्मक उदारवाद की श्रेणी में तो रखा गया, लेकिन जेएस मिल सकारात्मक उदारवाद के जनक नहीं बन पाए। उन्होंने राजनीतिक क्षेत्र में राज्य के हस्तक्षेप की नीति का समर्थन किया। साथियों बात क्लियर समझ में आ गई? बात क्लियर समझ में आ गई मेरे साथी? चलिए इतना लिखे हैं फटाफट बहुत जल्दी। चलिए बात करें जेएस मिल की। जॉन स्टुअर्ट मिल, इनके पिताजी का नाम था जेम्स मिल। ठीक है भाई, लिखिए। मिल ने अपनी पुस्तक कौन सी पुस्तक में? प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी। मिल ने अपनी पुस्तक प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी में लिखा कि समाज में विषमता स्वाभाविक है। विषमता क्या है? स्वाभाविक है। कोई व्यक्ति विषमता स्वाभाविक है। यहाँ पर लिखिए सभी व्यक्ति
समानता के आधार पर, समानता के आधार पर जन्म नहीं लेते हैं। कोई व्यक्ति, कोई व्यक्ति अमीर घर में पैदा होता है, कोई व्यक्ति अमीर घर में पैदा होता है और कोई व्यक्ति गरीब घर में पैदा होता है, पैदा होता है। इसीलिए राज्य को, इसीलिए राज्य को सामाजिक, राज्य को सामाजिक एवं आर्थिक क्षेत्र में हस्तक्षेप करके इस विषमता को क्या करना चाहिए? दूर करना चाहिए। इस विषमता को क्या करना चाहिए मेरे लाल? दूर करना चाहिए। आगे लिखिए, मिलने राज्य के राजनीतिक क्षेत्र में हस्तक्षेप, राजनीतिक क्षेत्र में हस्तक्षेप की नीति का समर्थन किया। इसीलिए मिल को सकारात्मक उदारवादियों की श्रेणी में तो रखा गया। मिल को सकारात्मक उदारवादियों की श्रेणी में तो रखा गया, लेकिन वे सकारात्मक उदारवाद के जनक नहीं बन पाए। क्यों जनक नहीं बन पाए भाई? क्योंकि उन्होंने केवल राज्य के सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र में हस्तक्षेप की नीति का समर्थन किया कि राज्य केवल सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र में हस्तक्षेप करके विषमता को दूर करना चाहिए राज्य को। लेकिन मिल ने साथियों राजनीतिक क्षेत्र में हस्तक्षेप की नीति का समर्थन किया। मिल को इसीलिए सकारात्मक उदारवाद की श्रेणी में तो रखा गया, लेकिन वे सकारात्मक उदारवाद के जनक नहीं बन पाए। बात क्लियर है? बात करें टी.एच. ग्रीन की साथियों, टी.एच. ग्रीन को सकारात्मक उदारवाद का जनक कहा जाता है ना। टी.एच. ग्रीन को सकारात्मक उदारवाद का जनक कहा जाता है। उनका एक कथन है कि आत्म तत्व समाज तत्व है और व्यक्ति एक सामाजिक प्राणी है। आत्म तत्व समाज तत्व है और व्यक्ति एक सामाजिक प्राणी है। इसलिए राज्य को सामाजिक हित में करना चाहिए। क्या करना चाहिए? कि इसलिए राज्य को सामाजिक हित में, यानी सामाजिक हित में या सामाजिक हित के आधार पर सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्र में, तीनों क्षेत्रों में मैंने आपसे बताया कि सकारात्मक उदारवाद के जनक कौन है? टी.एच. ग्रीन है। टी.एच. ग्रीन का कथन है कि आत्म तत्व समाज तत्व है और व्यक्ति एक सामाजिक प्राणी है ना।
इसीलिए ग्रीन कहते हैं कि राज्य को सामाजिक हित के आधार पर सामाजिक हित के आधार पर सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्र में हस्तक्षेप करना चाहिए और विषमताओं को क्या करना चाहिए, दूर करना चाहिए और विषमताओं को दूर करना चाहिए। ग्रीन का कथन है कि राज्य एक सकारात्मक भलाई है। क्या कहते हैं ग्रीन? ग्रीन कहते हैं कि राज्य एक सकारात्मक भलाई है। मानते तो सभी सकारात्मक उदारवादी हैं, लेकिन स्पेशली पूछा जाए तो टी.एच. ग्रीन का कथन है कि राज्य एक सकारात्मक भलाई है। टी.एच. ग्रीन कहते हैं कि राज्य को क्या करना चाहिए भैया? राज्य का कार्य है अशिक्षा, दरिद्रता, नशाखोरी, इन सब चीज़ों की जो विषमता है उसको दूर करना। इन सब चीज़ों को दूर करना किसका कार्य है? तो राज्य का कार्य है। ग्रीन कहते हैं कि राज्य का कार्य है बाधाओं को बाधित करना, यानी कि व्यक्ति के जीवन में जितनी भी बाधाएं हैं उन सबको बाधित करना किसका कार्य है? तो राज्य का कार्य है। ये ग्रीन कहते हैं कि राज्य का कार्य है बाधाओं को बाधित करना। ऐसा कहकर, इतना कहते ही जो ग्रीन थे हमारे, वो प्रत्ययवाद के क्या बन गए? प्रत्ययवाद के पूर्व सूचक बन गए। प्रत्ययवाद की इन्होंने नींव रख दी। प्रत्ययवाद की नींव रख दी। ग्रीन कहते हैं कि राज्य का यह प्रयास होना चाहिए कि व्यक्तिगत हित एवं सामाजिक हित के बीच सामंजस्य स्थापित हो। ग्रीन कहते हैं कि राज्य को यह प्रयास करना चाहिए कि व्यक्तिगत हित और सामाजिक हित के आधार पर क्या करना चाहिए? आपस में सामंजस्य स्थापित करना चाहिए। ग्रीन ऐसा कहकर क्या बन गए? लोक कल्याणकारी राज्य के मार्ग प्रशस्त किया उन्होंने क्या किया? लोक कल्याणकारी राज्य का मार्ग प्रशस्त किया। समझ रहे हैं आप मेरी बात? चलिए ग्रीन के बारे में लिखें। ग्रीन को टी.एच. ग्रीन को सकारात्मक उदारवाद का जनक कहा जाता है। इनको क्या कहा जाता है? सकारात्मक उदारवाद का जनक कहा जाता है। टी.एच. ग्रीन ने स्पष्ट कहा कि ग्रीन ने कहा कि आत्म तत्व, कौन सा तत्व भैया? आत्म तत्व समाज तत्व है और व्यक्ति एक सामाजिक प्राणी है। आत्म तत्व समाज तत्व है, व्यक्ति क्या है? एक सामाजिक प्राणी है। व्यक्ति एक सामाजिक प्राणी है। इसलिए राज्य को सामाजिक हित के आधार पर, लिखिए आगे, इसीलिए राज्य को सामाजिक हित के आधार पर सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक क्षेत्र में हस्तक्षेप करके विषमताओं को दूर करना चाहिए। ग्रीन कहते हैं कि राज्य का कार्य है, क्या कार्य है राज्य का? राज्य का कार्य है बाधाओं को बाधित करना। क्या कार्य है राज्य का? राज्य का कार्य है बाधाओं को बाधित करना।
लिखिए। ग्रीन ने कहा कि राज्य का कार्य व्यक्ति के जीवन में आने वाली बाधाओं को बाधित करना। ग्रीन का कार्य व्यक्ति के जीवन में आने वाली बाधाओं को बाधित करना है। ग्रीन कहते हैं कि राज्य क्या है? राज्य एक सकारात्मक भलाई है। और लिखिए, और ग्रीन कहते हैं कि राज्य एक सकारात्मक भलाई है तथा राज्य को अशिक्षा, दरिद्रता, और नशाखोरी को दूर करना चाहिए। तो राज्य को अशिक्षा, दरिद्रता और नशाखोरी को क्या करना चाहिए? दूर करना चाहिए। और व्यक्ति के जीवन में जितनी भी बाधाएं हैं उन सबको बाधित करना चाहिए। लिखिए आगे। ग्रीन का एक प्रसिद्ध कथन है साथियों। ग्रीन का क्या है? ग्रीन का प्रसिद्ध कथन है कि राज्य का कार्य बाधाओं को बाधित करना है। बाधाओं को बाधित करना है। ग्रीन ऐसा कहकर प्रत्ययवाद के क्या बन गए? प्रत्ययवाद की नींव रखी। ग्रीन ने ऐसा कहकर प्रत्ययवाद की नींव रखी। तो ऐसा कहकर किसकी नींव रख दी? प्रत्ययवाद की नींव रख दी। आगे लिखिए। ग्रीन कहते हैं कि राज्य का यह प्रयास होना चाहिए कि सामाजिक हित और व्यक्तिगत हित में आपस में सामंजस्य स्थापित करें। लिखिए, यहाँ यहाँ पर लिख दे रहे हैं ऊपर है। आगे लिखिए। ग्रीन कहते हैं कि राज्य सामाजिक एवं व्यक्तिगत हित में सामंजस्य
स्थापित। ग्रीन कहते हैं कि राज्य सामाजिक एवं व्यक्तिगत हित में सामंजस्य स्थापित करे, सामंजस्य स्थापित करे सामाजिक और व्यक्तिगत हित में। ग्रीन ऐसा कहकर क्या बन गया, लोक कल्याणकारी राज्य का इन्होंने मार्ग प्रशस्त किया। ग्रीन ने ऐसा कहकर, ग्रीन ने ऐसा कहकर लोक कल्याणकारी राज्य का मार्ग प्रशस्त किया। ठीक भैया, इतनी बात क्लियर आ जाएंगी आपको, समझ में आ जाएंगी ग्रीन के बारे में कि टीएच ग्रीन को सकारात्मक उदारवाद का जनक कहा जाता है। ग्रीन ने कहा कि आत्म तत्व समाज तत्व है और व्यक्ति एक सामाजिक प्राणी है, इसलिए राज्य को क्या करना चाहिए, सामाजिक हित के आधार पर सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक क्षेत्र में हस्तक्षेप करके विषमताओं को क्या करना चाहिए, दूर करना चाहिए, दूर करना चाहिए। ग्रीन कहते हैं कि राज्य एक सकारात्मक भलाई है और राज्य को अशिक्षा, दरिद्रता, नशाखोरी को दूर करना चाहिए। ग्रीन कहते हैं कि राज्य का कार्य है व्यक्ति के जीवन में आने वाली बाधाओं को बाधित करना। ग्रीन का प्रसिद्ध कथन है कि राज्य का कार्य बाधाओं को बाधित करना है। ग्रीन ऐसा कहकर क्या बन गए, प्रत्ययवाद की उन्होंने नींव रख दी, प्रत्ययवाद की नींव रख दी भैया। ग्रीन कहते हैं कि राज्य जो है, राज्य सामाजिक हित और व्यक्तिगत हित में क्या करे, आपस में सामंजस्य स्थापित करे। ग्रीन ऐसा कहकर क्या बन गया भैया, लोक कल्याणकारी राज्य के इन्होंने मार्ग प्रशस्त किया। इस प्रकार से, है ना, बात यहाँ तक क्लियर समझ में आ गई होगी आप लोगों को, है ना। लिखिए जरा, इसे लिखने का प्रयास करें भाई। ये जो बात चल रही है अपनी, ये जो बात चल रही है, ये राजनीतिक, ये जो बात चल रही है मेरे साथी, ये राजनीतिक नकारात्मक, सॉरी राजनीतिक सकारात्मक, नकारात्मक बहुत याद आ रहा है भाई, सकारात्मक उदारवाद की बात चल रही है। और राजनीतिक सकारात्मक उदारवाद को लाने में सबसे महत्वपूर्ण योगदान जेएस मिल का था। मैंने विचार बताया आपको। टीएच ग्रीन जो थे वो इसके जनक कहे जाते हैं। मैंने आपको दोनों के बारे में बताया। बात क्लियर समझ में आई? चलिए, अरे हाँ है ना, आगे बात करें। आर्थिक सकारात्मक उदारवाद, आर्थिक सकारात्मक उदारवाद के जो जनक है वो कौन कहे जाते हैं? जे.एम. किन्स को कहा जाता है। किसको कहा जाता है मेरे साथी? जे.एम. किन्स को कहा जाता है। जे.एम. किन्स पहले ऐसे विचारक थे जिन्होंने यह बताने का प्रयास किया, उन्होंने बताया कि भैया राज्य को तत्काल आर्थिक क्षेत्र में हस्तक्षेप करना चाहिए। राज्य को तत्काल आर्थिक क्षेत्र में हस्तक्षेप करना चाहिए। और उन्होंने कहा कि राज्य को बाजार पर नियंत्रण कर लेना चाहिए। राज्य को बाजार पर नियंत्रण कर लेना चाहिए। कौन करते हैं? जे.एम. किन्स कह रहे हैं कि ये पहले ऐसे राजनीतिक विचारक थे जिन्होंने राज्य को तत्काल आर्थिक क्षेत्र में हस्तक्षेप करने के लिए कहा, करने का समर्थन किया। और उन्होंने कहा कि राज्य को तत्काल क्या करना चाहिए? राज्य को बाजार पर नियंत्रण कर लेना चाहिए। क्या कर लेना चाहिए भैया? बाजार पर नियंत्रण कर लेना चाहिए। थोड़ा सा है, इसे भी हम लोग देख लेते हैं। ठीक है भैया, हम लोगों ने आप लोगों के लिए
मैंने साथियों आप लोगों को सकारात्मक जो उदारवाद है, सकारात्मक उदारवाद में मैंने आपको बताया होगा कि भैया एक होता है राजनीतिक 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 सकारात्मक उदारवाद। ठीक, बात क्लियर समझ में आई आप लोगों को? इसको लाने में किसका महत्वपूर्ण योगदान था? तो जे.एस. मिल थे अपने। कौन थे भैया? जे.एस. मिल। लेकिन इसके जो जनक कहे जाते हैं, जनक कौन है? यदि जनक की बात करी जाए तो जनक कौन है? तो टी.एच. ग्रीन है। कौन है भैया? तो टी.एच. ग्रीन है। मैंने आपको ये भी बताया। ठीक है, अगला आपको बताने वाला हूँ मैं कि भैया आर्थिक सकारात्मक उदारवाद होता है। एक होता है आर्थिक सकारात्मक उदारवाद होता है, आर्थिक सकारात्मक उदारवाद होता है ये। ठीक है, आर्थिक सकारात्मक उदारवाद होता है। और आर्थिक सकारात्मक उदारवाद में मैंने आपको बताया कि इसके जो जनक हैं, इसके जो जनक हैं मेरे साथी, इसके जनक कौन कहे जाते हैं? तो इसके जनक कहे जाते हैं जे.एम. किन्स। जे.एम. किन्स, जे.एम. किन्स को इसका जनक कहा जाता है। इसके जो समर्थक हैं वो कौन हैं? जैसे जे.के. गैलब्रिथ हैं, जे.के. गैलब्रिथ हैं, गैलब्रिथ इसके क्या कहे जाते हैं? समर्थक कहे जाते हैं। तो जे.एम. किन्स जो थे, यहाँ पर ऐसे ही लिख लीजिएगा, जो जे.एम. किन्स थे अपने लिखिए जे.एम. किन्स, जे.एम. किन्स पहले ऐसे राजनीतिक विचारक थे जिन्होंने तत्काल राज्य का आर्थिक क्षेत्र में आर्थिक क्षेत्र में हस्तक्षेप, आर्थिक क्षेत्र में हस्तक्षेप करने का समर्थन किया। जे.एम. किन्स कहते हैं कि राज्य को तत्काल बाजार पर नियंत्रण स्थापित कर लेना चाहिए। ठीक, इसमें इतनी बात रखेंगे आप लोग ध्यान। तो जे.एम. किन्स की बात करें, इन्होंने क्या है कि तत्काल राज्य को क्या करना चाहिए? आर्थिक क्षेत्र में हस्तक्षेप नहीं रे बबुआ, हस्तक्षेप करना चाहिए रे मेरे साथी, अरे लाडले, हस्तक्षेप नहीं बल्कि क्या करना चाहिए? हस्तक्षेप करना चाहिए। और बाजार पर क्या कर लेना चाहिए? तुरंत प्रभाव से, तत्काल प्रभाव से नियंत्रण स्थापित कर लेना चाहिए। यहाँ तक बात समझ में आ गई? एक है जे.के. गैलब्रिथ की एक पुस्तक है इंडस्ट्रियल स्टेट। इन्होंने इसमें क्या किया है? मिश्रित अर्थव्यवस्था का समर्थन किया है। जे.के. गैलब्रिथ ने अपनी पुस्तक कौन सी पुस्तक? इंडस्ट्रियल स्टेट में मिश्रित अर्थव्यवस्था का समर्थन किया। ठीक है भाई, तो आप क्या करेंगे? आप लोग साथियों ध्यान रखेंगे कि भैया जो सकारात्मक उदारवाद है, सकारात्मक उदारवाद जो है वो नकारात्मक उदारवाद में ही संशोधन है। यानी कि नकारात्मक उदारवाद ने मार्क्सवाद से बचने के लिए अपने आप में परिवर्तन कर लिया और क्या आया भैया? सकारात्मक हमारे सामने, सकारात्मक उदारवाद सामने आया।
सकारात्मक उदारवादी राज्य एक सकारात्मक भलाई के रूप में मानते हैं कि राज्य आवश्यक कार्य तो करेगा ही करेगा, और साथियों ये क्या करेगा, ये आवश्यक कार्यों के साथ साथ साथियों लोक कल्याण के कार्य भी करेगा। ठीक है भाई, इतनी सब बातें आप लोगों के समझ में आई होंगी, मुझे पूरी उम्मीद है मेरे साथी। कल हम लोग बात करेंगे लोक कल्याणकारी राज्य का, क्योंकि ये जो चल रहा है ये उदारवादी विचारधारा चल रही है, और उदारवादी विचारधारा का हम लोग प्रारंभिक रूप देख चुके हैं। प्रारंभिक रूप हम लोग नकारात्मक उदारवाद के रूप में देखा, और हम लोग उसके बाद नकारात्मक उदारवाद ने अपने आप में परिवर्तन किया और सकारात्मक उदारवाद सामने आया, ये 20वीं शताब्दी में सामने आया। आगे बात करेंगे लोक कल्याणकारी राज्य, यानी कि सकारात्मक उदारवाद का ही विकसित रूप क्या कहलाता है, लोक कल्याणकारी राज्य कहलाता है। यानी कि सकारात्मक उदारवाद का विकसित रूप लोक कल्याणकारी राज्य कहलाता है। साथियों हम लोग बात करेंगे 20वीं शताब्दी में ही यही आया। आगे चलकर हम लोग बात करेंगे जब लोक कल्याणकारी कार्य ज़्यादा हो जाएंगे तो लोगों में, इसमें भी लोगों में क्या आएगी, विषमता उत्पन्न हो जाएगी। लोक कल्याणकारी कार्य ज़्यादा करने लगेगा राज्य हर चीज़ में इन्वॉल्व होने लगेगा, तो व्यक्ति की स्वतंत्रता बाधित होने लगेगी। तो पुनः हम लोग नवोदारवादी या उदारीकरण की ओर लौटेंगे, पुनः हम लोग व्यक्ति को प्राथमिक मानेंगे। ठीक है साथियों, 1970-80 के दशक में। जब तक के लिए मैं आपसे धन्यवाद चाहता हूँ। आप लोग बने रहिए अपने परिवार के साथ, खुश रहिए, मस्त रहिए, ज़बरदस्त रहिए, तैयारी आप लोग बढ़िया ढंग से करते रहिए। जय हिंद, नमस्कार।